Okay. Hello friends, welcome to your channel ED Museum. My name is Sushank and today we are going to discuss a new chapter of class 10 science, that is acid, base and salt. तो एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और एक्चुअली होता क्या है ये, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को पता है कि हमारे नेचर में टोटल ऑलमोस्ट 117 to 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और ये सारा एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है और ये जितना भी कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और ये तीन कैटेगरी है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं यही तीन कैटेगरीज के बारे में, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो चलो अच्छे से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंसेस एसिड्स है, बेस है या फिर सॉल्ट है, तो उसको जानने से पहले ना हम लोग एक टर्म को समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है ना। इंडिकेटर वर्ड सुने हो, एसिड बेस इंडिकेटर एक्चुअली। और इंडिकेटर वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग बाइक जब चलाते हो तो इंडिकेटर होता है उसमें, है ना। वो इंडिकेटर हम लोग क्या बताता है कि अगर हम लोग कोई बाइक सामने से जो व्हीकल आ रहा है वो लेफ्ट साइड जाने वाला है या फिर राइट साइड जाने वाला है। वैसे ही ये जो इंडिकेटर है एसिड बेस इंडिकेटर, वो हम लोग को बताएगा कि वेदर कोई सब्सटेंस एसिडिक है, कोई बेसिक है या फिर कोई सॉल्ट है। ठीक है ना। तो चलो उसको समझते हैं सबसे पहले। तो व्हाट इज एन इंडिकेटर? So indicator is a dye which changes its color when it is put in acidic solution or in basic solution। मतलब अगर इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा डाई होता है जिसको आप एसिड में रखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, बेस में डालोगे तो उसका कलर कुछ और हो जाता है, सॉल्ट में डालोगे तो उसका कलर कुछ और रहता है। ठीक है ना। तो चलो उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिकेटर जो होता है, दो टाइप के इंडिकेटर पाए जाते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर का पहले हम लोग देख लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में ना सबसे कॉमन टाइप का जो है वो है लिटमस। लिटमस बहुत कॉमन है, आपके स्कूल में हर एक लेबोरेटरी में पाया जाता है लिटमस पेपर। तो एक्चुअली लिटमस है क्या? तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये ऑब्टेन होता है एक प्लांट से जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ठीक है ना। और ये प्लांट से ये लिटमस ऑब्टेन होता है और एक्चुअली ये इसका जो न्यूट्रल फॉर्म होता है ना, वो उसका सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का। जो इसका न्यूट्रल फॉर्म होता है, मतलब ग्रीन जो कलर होता है उसका कैसा कलर होता है? पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए जो स्कूल में पाया जाता है वो सॉलिड फॉर पेपर टाइप का आता है, लिटमस पेपर। तो उसको हम लोग दो कलर में उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस, ताकि हम लोग को आसानी हो उसको पता करने में। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं लिटमस ओरिजिनली किस अपने न्यूट्रल फॉर्म में किस फॉर्म में किस कलर में होता है? वो पर्पल कलर में होता है। लेकिन जैसे ही लिटमस में आप एसिड मिला दोगे या फिर लिटमस पेपर को एसिड में डाल दोगे तो उसका कलर ना रेड हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे ही कहाँ एसिड में मिलाते हो तो एसिड में डालते ही लिटमस का कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, कोई बेसिक सब्सटेंस में डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है ना। बेस में डालते इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड में उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है और बेस में उसका कलर हो जाता है ब्लू। और एक्चुअली हम अभी आपको क्या बताएं कि नेचुरली ऑकरिंग तो ये पर्पल कलर का है, लेकिन अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग अपने इजीनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो कलर में ऑब्टेन करके बना लेते हैं। एक है ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस को अगर आप एसिड में डालोगे तो कलर क्या हो जाता है? ब्लू टू रेड हो जाता है। ठीक है ना। और जब रेड लिटमस को आप बेस में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। मतलब यहां से ये कंक्लूजन ये निकला कि एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है? रेड में बदल देता है। वैसे ही जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इस चीज को। बेसिकली दो टाइप के लिटमस पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, एक है ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस, जो हम लोग रेड और ब्लू के फॉर्म में बना के लेबोरेटरी में रखते हैं, पेपर के फॉर्म में स्ट्रिप रहता है वो। ठीक है, सब कोई देखा होगा वो। और जो इसका नेचुरली ऑकरिंग है सॉल्यूशन फॉर्म में, वो कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है न्यूट्रल फॉर्म में।
और इसमें जैसे ही एसिड में मिलाओगे इसका कलर रेड हो जाएगा, जैसे ही बेस में मिलाओगे इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है सबके घर में पाया जाता है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मरिक, हल्दी। और इसका कलर आपको पता है, हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है ना। तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो भी एक डाई है जिसका न्यूट्रल कलर येलो होता है। लेकिन जैसे ही उसमें आप एसिड सॉल्यूशन मिलाओगे, जैसे ही उसमें आप एसिड मिलाते हो तो उसका कलर कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब येलो है तो येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बेस मिलाते हो उसका कलर रेड हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक का न्यूट्रल कलर कैसा होता है, येलो होता है, येलो कलर का होता है। तो जब इसमें आप एसिड मिलाओगे तो इसका कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा, येलो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब इसमें आप एसिड में मिलाते हो तो येलो है तो येलो ही रहेगा। जैसे इसमें आप बेस मिलाते हो इसका कलर हो जाता है रेड। याद रखना इस चीज को कि जो टर्मरिक होता है, जो टर्मरिक होता है वो उसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में वो येलो कलर का होता है। और जैसे उसमें आप एसिड मिलाओगे तो उसका कलर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन आप बेस उसमें मिला दो तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और चलो एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि कुछ एसिड और कुछ बेस जो हमारे घर पे पाया जाता है, बहुत सारा फ्रूट्स में एसिड पाया जाता है, लाइक लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, घर में और भी बहुत सारा चीजें लाइक कर्ड हो गया, दही हो गया, उसमें भी एसिड पाया जाता है। वैसे ही सॉप का वैसे अगर बेस का एग्जांपल ले ले तो सॉप में बेस पाया जाता है, डिटर्जेंट में बेस होता है, बेकिंग सोडा में बेसिक बेकिंग सोडा बेस होता है, प्लस टूथपेस्ट बेस होता है, वैसे ही ऑनियन बेस होता है। तो ये सब है कुछ बेस और एसिड के एग्जांपल। ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, उतना हार्मफुल नहीं, जो हमारे घर पे पाया जाता है डे बेस लाइफ में, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि टर्मरिक जो होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो जिसमें आप एसिड मिलाओगे तो उसका कलर कोई चेंजेस नहीं होगा, येलो है तो येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बेस मिला देते हो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है। और इसका एग्जांपल है कि अगर मान लो आप कोई सब्जी खा रहे हो और आपके व्हाइट शर्ट पे वो गिर गया, तो जब उसको आप वॉश करते हो ना तो व्हाइट शर्ट का कलर ना, वो जो हल्दी रहता है उस सब्जी में, जब उसको आप वॉश करोगे तो वो रेड हो जाता है आपका, जहाँ पे स्ट्रेन लगा हुआ है। क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं वॉश करने के लिए, वो बेस होता है, ठीक है ना। और जब जैसे ही बेस मिलता है उस हल्दी के साथ तो वो रिएक्ट करके उसका कलर वो क्या कर देता है, क्योंकि बेस के साथ करेगा तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसलिए वो रेड ब्राउन टाइप का कलर का हो जाता है। और बहुत ज्यादा वॉश करने पे फिर से उसका कलर खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब फिर से गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा वॉश करने पे जो बेस है वो सारा बेस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा दो इंडिकेटर, दो नेचुरल इंडिकेटर, एक था हमारा लिटमस और दूसरा था टर्मरिक। वैसे ही एक नेचुरल इंडिकेटर है रेड केबेज। रेड केबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो न्यूट्रल फॉर्म में किस कलर में पाया जाता है, वो रेड कलर में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसमें आप एसिड मिलाओगे तो इसका कलर कोई चेंजेस नहीं होता, रेड का रेड ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें बेस मिला दो तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को आप कि रेड केबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड केबेज में का न्यूट्रल कलर क्या होता है, रेड होता है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है रेड केबेज है तो उसका न्यूट्रल कलर क्या होगा, रेड होगा। उसमें हम एसिड मिलाएंगे तो उसका कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है ना, रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बेस मिलाते हो उसका कलर रेड से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा नेचुरल इंडिकेटर है, जो बहुत सारा फ्लावर्स का पीटल्स होता है, वो आप उसको देख लेना, बुक में ऐसे एनसीईआरटी में तो उतना दिया हुआ नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये तो रहा हमारा नेचुरल इंडिकेटर। अब हम लोग आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है ना। सिंथेटिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मैन मेड, जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग मिनरल्स से लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। तो इसमें आता है सबसे पहला नाम वो है मिथाइल ऑरेंज, METHYL। सबसे पहला सिंथेटिक इंडिकेटर जो है उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, इसका कलर न्यूट्रल फॉर्म में इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर का होता है ये, ठीक है ना, ये ऑरेंज कलर का होता है। जैसे इसमें आप एसिड मिला दोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब किससे किसमें बहुत चेंज हो रहा है, एसिड मिलाने पे ऑरेंज से रेड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना।
और जैसे इसमें आप बेस मिलाते हो इसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। मिथाइल ऑरेंज एक बहुत कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसमें एसिड मिलाने पे उसका कलर हो जाता है रेड और बेस मिलाने पे उसका कलर हो जाता है येलो, और उसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रल फॉर्म में है। चलो नेक्स्ट जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसका नाम है फेनोक्सिलीन, और फेनोक्सिलीन का जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है कलरलेस। मतलब ये न्यूट्रल फॉर्म में किस कलर में पाया जाता है? इसका कोई कलर नहीं होता न्यूट्रल फॉर्म में, मतलब कलरलेस होता है। कलरलेस मींस जैसे एयर कलरलेस है, वाटर कलरलेस है, वैसे ही फेनोक्सिलीन भी कलरलेस होता है। लेकिन जैसे इसमें आप एसिड मिला देते हो इसमें क्या चेंजेस आता है? कोई चेंजेस नहीं आता है, नो चेंज। कलरलेस है, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है ना। एसिड मिलाने पे फेनोक्सिलीन में कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस मिला दो, जैसे इसमें आप बेस मिला देते हो इसका कलर हो जाता है पिंक। याद रखना इस चीज को कि फेनोक्सिलीन जो एक कलरलेस इंडिकेटर है उसमें एसिड मिलाने पे उसका कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन जैसे हम उसमें बेस मिला देते हैं उसका कलर क्या हो जाता है? कलरलेस से पिंक हो जाता है। नेक्स्ट टाइप का जो इंडिकेटर है वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी, ओल वर्ड का मतलब ही होता है रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल से रिलेटेड को हम लोग ओल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम लोग को बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। स्मेल में चेंजेस लाके वो बताएगा हमको कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या कोई सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है ना। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो देख लो कि जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है ना उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। स्टार्टिंग में उसका कोई स्मेल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें एसिड या बेस डालते हैं ना उसका स्मेल गायब हो जाता है, उसका स्मेल खत्म हो जाता है। तो ये हम लोग को बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं वो है ओनियन। सबके घर में पाया जाता है ओनियन, और सबको पता है ओनियन का एक स्मेल आता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और क्या होता है ना, ओनियन में जब आप एसिड मिलाओगे, ओनियन में आप एसिड मिलाते हो, एसिड मींस ओनियन में कुछ भी एसिड मिला दो आप, नींबू का रस डाल दो, तो क्या देखोगे ना कि उसके स्मेल में कोई भी चेंजेस नहीं आया। जैसे ऐसा स्मेल था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। ओनियन का जो स्मेल था क्या रहेगा? सेम रहेगा, नो चेंज। जैसे आप उसमें एसिड मिलाओगे उसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ओनियन में आप जैसे ही बेस मिला दो तो उसमें क्या हो जाता है? उसका स्मेल खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है इस चीज को कि ओनियन में जब आप एसिड मिलाते हो तो उसके स्मेल में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, लेकिन जैसे आप उसमें बेस मिला देते हो उसका स्मेल क्या होता है? उसका स्मेल खत्म हो जाता है। जैसे लाइक घर पे हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, रोटी में या फिर बेकिंग करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो जैसे ही आप उसमें ओनियन मिला दो, सॉरी ओनियन में उस बेकिंग सोडा को मिला दो, क्या होगा? उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल स्टार्टिंग में था ओनियन का वो पूरा खत्म हो जाएगा, स्मेल लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एसिड मिलाने पे वो कोई चेंजेस नहीं होगा, स्टार्टिंग में जो स्मेल था ओनियन का वही रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं वो है वेनिला। नाम सुने हो ना, वेनिला बहुत ही कॉमन फ्लेवर है और बहुत ही लाइट फ्लेवर है, हर जगह यूज होता है। आइसक्रीम में यूज होता है फ्लेवर, और कहाँ का यूज होता है? केक में यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है वेनिला फ्लेवर। और वेनिला की कभी कुछ स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और वेनिला भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब वेनिला में आप एसिड मिलाते हो तो इसके स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप बेस मिला दो उसका स्मेल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब वेनिला में भी आप कोई बेसिक सब्सटेंस मिला दो, आप कुछ भी डाल दो जो बेस है, तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा? उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा दो एग्जांपल जो कॉमनली यूज होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में डिटेल में, ठीक है ना। तो एसिड्स क्या होता है पहले उसके बारे में आप लोग जान लो। घर में बहुत सारा फॉर्म में पाया जाता है एसिड। सबसे अच्छा एग्जांपल है लेमन। क्या लेमन को कभी आपने टेस्ट किया है? जरूर किया होगा, है ना। लेमन को तो हर दिन किसी न किसी फॉर्म में हम लोग टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के बाद उसका कैसा होता है टेस्ट? तो आप ऑब्जर्व करोगे कि लेमन का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है।
कोई भी एसिड को आप टेस्ट कर लो, करना नहीं है, जो वीक एसिड होता है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो कोई भी एसिड्स को अगर आप टेस्ट करोगे तो उसका बेसिक जो टेस्ट होगा वो सोर होगा, खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो एसिड्स है, बेसिकली एसिड्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा है मिनरल एसिड्स। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही होता है नेचुरल ओकरिंग। तो ऑर्गेनिक एसिड्स को ना आप नेचुरल एसिड्स भी बोल सकते हो। और इसका एग्जांपल्स देख लो क्या क्या आता है इसमें। एसिटिक एसिड आता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं विनेगर में, चाउमीन बनाते समय, बहुत सारा चीज में हम लोग इंग्रेडिएंट्स में, फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं एसिटिक एसिड्स का। और इसका कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड, इसका केमिकल नेम है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। वैसे ही साइट्रिक एसिड्स, सारा साइट्रिक फैमिली होता है ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब में पाया जाता है, साइट्रिक फैमिली को पाया जाता है। तो ये सब साइट्रिक एसिड है। लैक्टिक एसिड्स जो मिल्क में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड्स इमली में पाया जाता है ना। वैसे ऑक्सैलिक एसिड्स जो टोमेटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड्स भी है जो एंट की स्ट्रिंग में पाया जाता है, और बहुत सारा बी की स्ट्रिंग्स में भी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, जिसका केमिकल नेम है मैथोनिक एसिड्स और फॉर्मूला है HCOOH। तो ये जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जो एसिड्स है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल है। और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आप जान लो कि ऑर्गेनिक एसिड्स ना हार्मलेस एसिड्स होता है, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। उसको आप देखो क्या लिखा है, दे आर ऑल वीक एसिड्स। जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो बहुत वीक होता है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट हार्मफुल टू ड्रिंक और ईट। हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरस अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका मिनरल एसिड्स का, तो मिनरल एसिड्स में बेसिकली ये तीन आता है। HCl that is hydrochloric acid, H2SO4 that is sulfuric acid और HNO3 that is nitric acids। ये तीन तो बेसिक मिनरल एसिड्स है, लेकिन एक और है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये चारों ना मिनरल एसिड्स का एग्जांपल है। और मिनरल एसिड्स मतलब क्या? मिनरल एसिड्स का मतलब ही होता है जो मिनरल से बनाया गया हो, इसीलिए इसको ना मैन मेड एसिड्स भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल एसिड्स भी कहा जाता है, या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। याद रखना, मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है, मैन मेड एसिड्स भी कहा जाता है, या फिर आर्टिफिशियल एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब को हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है। और ये चारों एग्जांपल्स हैं। तो सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड आर वेरी हार्मफुल टू ड्रिंक और ईट। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इसीलिए उसको हैजार्डस होता है हमारे लिए। वो इवन उसको केयर करने, उसको टच करने के लिए भी हम लोग को बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो और ड्रिंक और हाँ ईट तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्म होता है। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये जो एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये तो मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है, लेकिन ये कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है? वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। भले ये मिनरल एसिड है, लेकिन ये वीक कैटेगरी में आता है, वीक एसिड है ये। मतलब एक कार्बोनिक एसिड को छोड़ के सारा मिनरल एसिड्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग एसिड्स को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है तो आप समझ लो, वैसा एसिड जिसमें ना वाटर का परसेंटेज एकदम मिनिमम हो, जितना कम वाटर उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड। याद रहेगा? आई थिंक आपको याद रहेगा, जितना कम पानी जितना कम वाटर उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। और जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा डाइल्यूटेड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ना वाटर का परसेंटेज एकदम मिनिमम होता है, ठीक है। और डाइल्यूटेड एसिड में वाटर का परसेंटेज एकदम मैक्सिमम होता है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि आप खुद बता सकते हो कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियसली जिसमें वाटर का परसेंटेज कम होगा वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा, दैट मींस वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे ही जिसमें वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा वो कम कंसंट्रेटेड होगा, दैट मींस वो क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है और डाइल्यूटेड एसिड्स का स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिड का वीक होता है, मतलब ये वीक एसिड्स। हम लोग ना कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड बनाते हैं बाय एडिंग वाटर, और वाटर ऐड करने का भी एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसे जैसे ही वाटर ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने 2 कंटेनर ले लिया, ठीक है ना, इसमें एसिड भरा हुआ है, इसमें कंसंट्रेटेड एसिड भरा हुआ है, ठीक है। और एक कंटेनर है
इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पानी भरा हुआ है। तो क्या प्रोसेस होना चाहिए हम लोग का, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या एसिड में पानी मिलाना चाहिए या पानी में एसिड मिलाना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ना, हम लोग ना एसिड में ऊपर से पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम लोग पानी डालते हैं, ये कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, डाइल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, या फिर वाटर के साथ अगर एसिड को मिक्स करते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है मतलब जब एसिड में हम वाटर को डालते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे डिसोसिएट्स होता है, इसके बाद ही हम लोग को पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है, और इतना ज्यादा हीट निकलता है कि अगर तो क्या करता है ना, वाटर को स्प्लैश कर सकता है, ड्यू टू वेपर बन के वो स्प्लैश हो सकता है, और स्प्लैश हो सकता है मतलब आपको बॉडी पे आ सकता है, हाथ पे गिर सकता है, आइस में जा सकता है, क्लॉथ पे जा सकता है, और आपको हाथ पहुंचा सकता है। इसीलिए डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए कि पानी में एसिड को डाल के, जैसे ये वाटर है, मान लें कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ड्रॉप से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को इसमें एसिड डालना है और उसको स्टीयर करना है, ना कि पानी को अचानक से इसमें डाल दो। अगर पानी को डालोगे एसिड से भरा हुआ कंटेनर में, तो क्या होगा ना, उससे बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा पानी के साथ सारा एसिड, इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगा, और जो हमारे ऊपर स्प्लैश हो सकता है और हमको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो ये राइट प्रोसेस है और ये रॉन्ग प्रोसेस है। कभी भी एसिड में पानी मत मिलाओ, हमेशा पानी में एसिड मिलाओ, ठीक है ना। कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाने का, क्या करने का, पानी में एसिड मिलाने का, ठीक है ना। ठीक करके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सारे एसिड्स का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग अभी देखें कि एसिड हैव ए सॉर टेस्ट। पहला प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, एसिड हैव ए सॉर टेस्ट। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है एसिड का वो ये है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है, ठीक है, खट्टा होता है। घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा, कोई भी एसिड्स ले लो, बेसिकली हम ऑर्गेनिक एसिड्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं। तो जब ऑर्गेनिक एसिड्स को आप टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा, सॉर होगा, खट्टा होगा। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या है वो, कि एसिड चेंजेस लिटमस टू रेड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एसिड्स होता है ना वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो हमने एक कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ पे दो प्लेट लगा दिए, कैथोड और एक सॉरी क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेटिव पॉजिटिव, एक कैथोड है, कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है, ठीक है। यहाँ से मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो समझ लेना, बल्ब कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन। तो अभी आप देखोगे तो ये ग्लो नहीं करेगा, भले ही कनेक्टेड है लेकिन ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या डालना पड़ता है यहाँ पे, इसमें हमको इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है, क्योंकि ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इसमें आप एसिड, बेस या सॉल्ट डाल दो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर हम एसिड डालते हैं कोई, तो वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब जैसे ही एसिड आप इसमें डालोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी ग्लो, ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ जाना, जैसे मैंने रफ में बता दिया इसको। तो आपको याद रखना है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या ध्यान में रखना है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जांपल ले लो, कोई भी एसिड ले लेते हैं, एक HCl, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, जिंक के साथ रिएक्ट करा दी, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े हो, जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे हो गया, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जिंक क्लोराइड, ये सॉल्ट है, और यहाँ पे ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स, ये एसिड है हमारा, ये मेटल है, तो
Whenever acid reacts with metal, it forms salts and hydrogen gas. दूसरा एग्जांपल भी आप कर सकते हो, कुछ भी लेके जिंक को, इस बार जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो तो भी वही होगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इसे मैं समझा देता हूँ। क्या है इसमें भी कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया गया, ठीक है ना, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया गया है टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में एक एसिड भी डाला गया है जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया गया। तो आपको पता है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस समझेंगे। कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है कि कोई और गैस है? तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस ना को आप बर्न करोगे ना तो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है, थोड़ा सा हल्का सा आवाज करता है, पॉपिंग साउंड, बड़ा वाला ब्लास्ट नहीं है, हल्का सा ब्लास्ट करता है बस, ठीक है। तो जैसे ही हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो यहाँ से होते हुए इस पाइप से होते हुए यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला हुआ है। सॉफ्ट सॉल्यूशन क्यों डाला हुआ है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो कलरलेस होता है, और कलरलेस होगा तो अगर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन उसमें डाल दिया ताकि बबल्स के साथ ना हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का होता है, तो क्या होगा ना, इस वाटर में जाते ही इसमें का जो भी सॉफ्ट बबल्स होगा उसको लेके वो वापस ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि ये जो बबल्स है वो एक्चुअली उसमें हाइड्रोजन के बेस से, हाइड्रोजन भी इसमें है और वो हाइड्रोजन के बेस से ऊपर उड़ रहा है। तो जैसे ही आप देखोगे तो बबल्स उठना स्टार्ट हो जाएगा, वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर, और जब कैंडल बर्निंग कैंडल उसके पास लाओगे तो पॉपिंग साउंड के साथ जलेगा, ब्लास्ट होगा, सॉरी पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट होगा। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो बबल्स फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। और एक्चुअली हाइड्रोजन गैस आया कहां से? आफ्टर रिएक्टिंग विद जिंक एंड H2SO4, ठीक है ना। चलिए ये आप देख, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या देखना है कि whenever acid reacts with metal carbonates, whenever acid reacts with metal carbonates, it forms salt, carbon dioxide gas and water. So let us take an example. तो एक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, चलो, और प्रॉब्लम नहीं है। मेटल कार्बोनेट, कोई भी एक मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3, ठीक है ना। जब H2SO4 रिएक्ट करेगा CaCO3 के साथ तो सबसे पहले क्या चीज बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और कौन सा सॉल्ट बनेगा? यहाँ पे आप देख लो, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है क्या चीज का, जब भी एसिड रिएक्ट किया मेटल कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम का कार्बोनेट है ना ये CaCO, इसलिए इसको मेटल कार्बोनेट, CaCO3 इसलिए इसको मेटल कार्बोनेट कहा जाता है। तो क्या पहला चीज क्या बना? पहला प्रोडक्ट हमारा क्या आया? सॉल्ट आया, कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया और फिर वाटर बना, ठीक है। लास्ट टाइप का क्या, क्लास देख लेते हैं। तो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है, जब भी एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। जब भी आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे वो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एसिड ले लो, HCl ले लीजिए, चलो बेस ले लो, कोई भी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, NaOH, ये बेस है, ठीक है ना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? देखो, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यस करेक्ट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl प्लस यहाँ पे क्या बनने वाला है? यहाँ पे बनने वाला है H2O। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, क्योंकि ये क्या बनाता है? यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, न्यूट्रल कर देता है, दोनों एसिड और बेस दोनों मिलके रिएक्शन को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, NuTRA, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे ये रिएक्शन, ठीक है ना। और इसी का यूज, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा। जब एसिडिटी हो जाता है, हम लोग पार्टी में जाके खाते हैं, ठीक से खाते हैं, उसके बाद क्या होता है? हमारे पेट में गैस बन जाता है, एसिड कम परसेंटेज बढ़ जाता है तो हम लोग को एसिडिटी हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? एंटा एसिड्स लेना पड़ेगा।
एंटासिड्स का मतलब क्या होता है, जो एसिड्स के इफेक्ट को कम कर दे, काट दे, इसलिए उस एंटासिड्स में होता क्या है, एक्चुअली उसमें होता है बेस। और आपको जनरली जो दिया जाता है मेनली वो है, इसका यूज किया जाता है MgOH और ड्राई, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक बेस है जो आपके पेट में जाते ही एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। ठीक है ना, तो ये रहा आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। अभी तक तो हम लोग जूनियर क्लासेस वाला पढ़ रहे थे, अब हम लोग आएंगे क्लास 10 के स्टैंडर्ड का अगले क्लास में। ठीक है ना, एसिड्स को 10 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, कैसे डिसोसिएट्स होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।